सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है इसमें से कौन सा अवयव है जो जलने में सहायता प्रदान करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो यह एक ऐसी गैस है दोस्तों जो जलने में सहायक है। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल में क्या निहित है। आपको बताना है इनमें से अल्कोहल में क्या निहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र की हम बात करें दोस्तों तो होता है CnH2n+1OH। ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि अल्कोहल में दोस्तों कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन के भी तत्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 22.4 लीटर। NTP जो कि आवोगाद्रो के नियम के अनुसार हम देखेंगे तो NTP पर प्रत्येक गैसों के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अर्थात प्रत्येक गैस के 22.4 लीटर का भार उसके ग्राम अणु के भार के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि एक गैस का जो रुद्धोष्म होता है दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बढ़ता है। जब हम किसी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि पूरी प्रक्रिया में निकाय तथा बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है तो इस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर इनमें से क्या बनती है। आपको बताएं जो कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया होती है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मेथेन बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन यानी H2 के साथ इस तरह से हम करा सकते हैं। देखिए फार्मूला है दोस्तों CO+3H2। तो इसका जब अभिक्रिया कराएंगे Na+C 300 डिग्री सेल्सियस पर तो ये हो जाएगा CH4H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपका जो आगामी एग्जामिनेशन है उस ग्रुप डी उसके लिए बहुत सारे अच्छे ई बुक्स मैंने बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपको लेके प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करना चाहिए। देखिए जीके के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, 70 ज्यादा टॉपिक मैंने जीके के जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है तो आप टॉपिक वाइज सारा स्टैटिक जीके एंड जीके खत्म कर सकते हैं इस ई बुक से, जिसमें सारे टॉपिक एक साथ इनबिल्ड किए गए हैं। तो इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा और जितने भी टॉपिक हैं सबको रिवाइज कर दीजिए क्योंकि सारे आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। एंड साइंस का देखिए आपका वेटेज 25 नंबर के आपकी परीक्षा में तो 1000 क्वेश्चन दोस्तों जिसमें आपके पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो बार बार पूछे गए कंप्लीट डिटेल के साथ इसे भी कवर किया गया है। दूसरा ई बुक एंड थर्ड ई बुक दोस्तों मैथ का है। दोस्तों मैथ का ये 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है। सभी प्रश्नों के हल आपको दिए गए हैं नवीनतम पैटर्न पर आधारित, जिससे कि आप सभी जो क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में जाएं। ये तीनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित तौर पर आपको इसे लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, लेके सारे का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और एकदम अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में दोस्तों टंगस्टन नामक धातु का तंतु लगा होता है जिसको वाष्पन से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन या आर्गन 2 गैस होता है, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी इसे कह सकते हैं दोस्तों एंड मोस्ट एग्जाम में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है कि वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एसीटिलीन।
आपको बता दें कि जो एसिटिलीन का प्रयोग होता है वो वेल्डिंग उद्योग में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जलाने पर इसकी लौ का जो ताप होता है लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो लाइटर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्यूटेन। वह सिगरेट के लाइटर में एलपीजी गैस भरी जाती है जिसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिकतम होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको बताना है जो अक्रिय गैस होता है उसके परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8। आपको बता दें हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इन तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित सभी उपकोष पूर्णतया भरे होते हैं, इसी कारण ये तत्व अभिक्रियाशील होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप रेलवे एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए टॉप बैचेज 22 जून से ला रहे हैं, जिनके साथ साथ दोस्तों आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे एग्जामिनेशन के सेशन कवर कर सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट एंड रेज एंड फीचर्स भी दिया जाता है। तो विजय बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं लाइक मिशन बैच दिल्ली पुलिस के लिए, लक्ष्य बैच सीपीयू के लिए, एम बैच एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, एम बैच जीडी कांस्टेबल के लिए, सारे देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप कंप्लीट कवर करके देगा सारा का सारा सिलेबस आपको। पूरे पाठ्यक्रम देखिए आपका पूरा का पूरा रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप फटाफट इसे एनरोल कर लीजिएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। और दोस्तों इसके अलावा रेस फीस जो कि आपका आज का डाउट फीचर देता है, आप कभी भी अपने डाउट सेंड कर सकते हैं अनअकैडमी को और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स के लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस अक्रिय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रोमीन। प्रकृति में 6 अक्रिय गैस हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं जिन्हें आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में रखते हैं? तो आपको बता दें कौन कौन से हैं। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन। ब्रोमीन जो कि वस्तुतः हैलोजन वर्ग यानी 7वें वर्ग का एक तत्व है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस आदर्श गैस नहीं है। तो राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो कि एक अर्धचालक है, जबकि रेडॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया एक आदर्श गैसें हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन भी आदर्श गैसें हैं। इनकी संख्या भी मैंने आपको अगले क्वेश्चन में बताया कि 6 है। तो आदर्श गैस कितने हैं? तो 6 हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन। क्लोरीन जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लोहा यानी आयरन। N2 और H2 को एक संबंध 3 के अनुपात में लेकर लोहे के बारीक चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करके अमोनिया बनाते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने में उत्प्रेरक के रूप में लौह ऑक्साइड एवं मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता,
के मिश्रण को पृथक किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि ऐसे 2 ऐसे वाष्पशील द्रव जिनके क्वथनांकों में बहुत अंतर नहीं होता के मिश्रण को पृथक यानी अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रभाजी आसवन के द्वारा। आपको बता दें, प्रभाजी आसवन द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि जो वनस्पति घी होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन के द्वारा। ऐसे वनस्पति तेल जो जमते नहीं, उन्हें जमाने के लिए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वायुयान का टायर होता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर बात के दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजन। और वर्तमान समय में वायुयानों के टायरों में जो गैस भरने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन जो कि एक अक्रिय गैस है जो टायरों के घर्षण के बावजूद उन्हें ठंडा रखने, उनकी बेहतर सुरक्षा, ऑक्सीकरण से रक्षा कर ईंधन अर्थ प्रबंधन को बेहतर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जब एक भरा हुआ टायर फट जाता है तब निकलने वाली हवा कैसी होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ठंडी हो जाएगी। जब हवा भरा हुआ टायर फट जाता है तब उसमें अचानक फैलाव होता है। इस अचानक फैलाव के कारण हवा बाहर से ऊष्मा नहीं पाती है और इस प्रसार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करती है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाती है और उसका ताप गिर जाता है, अर्थात वह ठंडी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारणों से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंफ्रारेड किरणें। जो इंफ्रारेड किरणें होती है अपनी ऊष्मीय प्रभाव के लिए ही मुख्यतः जानी जाती हैं। इनके कारण ही पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लघु तरंग दैर्ध्य की इंफ्रारेड को पृथ्वी पर आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ तरंग दैर्ध्य की इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में स्थित कुछ प्रमुख गैसें लघु तरंग दैर्ध्य वाली सौर विकिरणों को पृथ्वी के धरातल तक आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। इस कारण वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखना है। इस घटना को ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गैस के विसरण की दर इनमें से क्या होगा? जो गैस का विसरण की दर इनमें से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको बता दें कि किसी गैस की विसरण की दर उसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी CO2। इसको बनाने में CO2 गैस का प्रयोग
किया जाता है। सोडा वाटर के बनाने की विधि सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टले ने खोजी थी। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाती है तो उसको सोडा वाटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है इनमें से जो अश्रु गैस होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोएसीटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। यह गैस आँख की ऊपरी सतह पर उपस्थित लैक्रिमल ग्रंथियों को उत्तेजित कर अश्रु का बहाव तेज कर देती है। यह दंगों के दौरान व्यक्तियों को तितर बितर करने में भी प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से एक परमाणविक गैस है। चार में से आपको बताना है इनमें से कौन एक परमाणविक गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीलियम, जो कि एक परमाणविक गैस है। हीलियम जो कि एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अक्रिय और एक परमाणविक गैस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास बताना है इनमें से किसका उपयोग क्लोरोफार्म बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेथेन। क्लोरोफार्म जिसका फार्मूला होता है CHCl3, क्लोरीन और क्लोरोमीथेन या मीथेन के साथ 400 से 500 डिग्री सेल्सियस गर्म करके बनाया जाता है। यह ऑपरेशन के समय निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? अभी अभी आपको मैंने बताया है, आपको बताना है कि इसमें से किसका प्रयोग बेहोश करने में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का एक कार्बनिक यौगिक है जिसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।